इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक टॉपिक के ऊपर। और ये जो टॉपिक है बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, आई वुड से मोर देन यूजिंग इट इन योर सीबीटी एग्जाम्स, वी टेंड टू यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ। फाइटिंग टूथ एंड नेल, तो यहाँ पर हो गया कि दांत और नाखून लड़ रहे हैं, बट दैट कैन नॉट बी द केस बिकॉज एज आई टोल्ड यू लिटरल मीनिंग्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी द फाइनल मीनिंग्स। आई एक्चुअली रेस्ड अगेंस्ट द टाइम टू रीच द प्लेटफॉर्म ऑन टाइम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने समय के बिल्कुल विरुद्ध होकर ही मैं भागा हूँ क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म पर जल्दी पहुंचना था। तो भाई रेड लेटर डे का मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। कोई भी बहुत जरूरी दिन को बेटा हम लोग रेड लेटर डे का नाम देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी जीत सीरीज के इस इंग्लिश के लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई आज का सेशन हमारे सफर को आगे बढ़ाते हुए लेकर आ गया है हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक टॉपिक के ऊपर। और ये जो टॉपिक है बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, आई वुड से मोर देन यूजिंग इट इन योर सीबीटी एग्जाम्स, वी टेंड टू यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रीवियस ईयर पैटर्न हैज बीन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू एक्सपेक्ट दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी टेल यू कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके का कंटेंट देखने को मिल सकता है। पेपर के अंदर यू विल हैव अ स्टेटमेंट, ठीक है, यू विल हैव अ क्वेश्चन, आपको एक इडियम दे दिया जाएगा या फ्रेज दे दिया जाएगा एंड दे विल टेल यू, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस आस्किंग व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे हिसाब से सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है, और एट द सेम टाइम ट्रिकी भी होता है। लेट मी टेल यू व्हाई। जब हम बात करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में ना 2 बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। एक तो होता है बच्चों उसका मेटाफोरिकल मीनिंग। अब आप सोचेंगे भाई मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है, और एक होता है बच्चों लिटरल मीनिंग। ठीक है, लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग आप लोगों को दोनों चीजें जो हैं दी जाती हैं आपके स्टेटमेंट्स में। There are various idioms and phrases जिसमें आप उनके literal meaning से जो words दिए गए हैं उनसे उनका metaphorical meaning निकाल सकते हैं। Only few of them are there जिनका meaning completely different होता है from what is written। ठीक है, so basically होता क्या है, आपको एक point दिया गया होता है, ठीक है, like for example let me say it is raining cats and dogs। ठीक है, for example let me write it is raining cats and dogs। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट का अगर मैं इस चीज का लिटरल मीनिंग देखूं, मतलब जो वर्ड लिखा है अगर मैं उसको वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग निकालूं, तो मीनिंग में ये है भैया कि डॉग और कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं, है ना। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब रियल में तो डॉग्स एंड कैट्स नहीं बरसते ना, बारिश बरसती है, राइट। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पर लिखा है कैट्स एंड डॉग्स। अब इमेजिन करो कि अगर कैट्स एंड डॉग्स सच में आसमान से गिर रहे होंगे तो हाउ हैवी इट वुड बी, है ना। तो यहां से लिटरल मीनिंग क्या होगा कि आसमान से डॉग्स एंड कैट्स जो है वो बरस रहे हैं, बट दैट्स नॉट द केस हियर, क्योंकि आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको उसका लिटरल मीनिंग दिया हुआ होगा कि जो वर्ड लिखा है उसका असली में अगर आप उसे ट्रांसलेट करो तो सिंपल भाषा में यही निकल कर आता है, बट नहीं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अपनी एक खासियत होती है कि जो मीनिंग है वो मेटाफोरिकल है, वो लिखा कुछ और है लेकिन बात किसी और चीज की हो रही है। अब कैट्स एंड डॉग्स बेटा क्या है, ये हैवी एनिमल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये हैवी एनिमल्स हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एनिमल्स को यहाँ पर एक तरीके से हैवी एनिमल्स को हैवी रेनड्रॉप से कंपेयर किया गया है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे वर्ड है इन्हें हम हैवी रेनड्रॉप्स से कंपेयर कर सकते हैं? भैया बड़ी मोटी मोटी बूंदें आसमान से गिर रही हैं। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग मैं यहाँ से निकाल कर दे सकती हूँ, जब बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है उसे हम लोग कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को देखें तो देयर आर गोइंग टू बी चांसेस कि आपको उसका मेटाफोरिकल मीनिंग और लिटरल मीनिंग ऑप्शंस में दोनों दिखेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी प्रिसाइज कि आपको क्या मीनिंग चूज करना है। मोस्टली लिटरल मीनिंग से आप मेटाफोरिकल मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिटरल मीनिंग आंसर नहीं होता है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते बिल्ली आसमान से बरस रहे हैं, दैट कैन नॉट बी द केस, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि वो बात पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या आप निकाल पा रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक आप सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। Now let me tell you some previous year, ठीक है, some previous PYQ idioms, ठीक है, कुछ previous year question मैं आप लोगों को बता देती हूँ idioms के what all has been there. Like for example अभी पिछले एक question आया था आप लोगों का fighting tooth and nail। ठीक है, आपके पास एक आया था जिसके अंदर था कि भैया fighting tooth and nail। ठीक है, अब यहाँ पर tooth and nail मतलब दांत और नाखून।
ठीक है, फाइटिंग टूथ एंड नेल, तो यहाँ पर हो गया कि दांत और नाखून लड़ रहे हैं, बट दैट कैन नॉट बी द केस बिकॉज एज आई टोल्ड यू लिटरल मीनिंग्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी द फाइनल मीनिंग्स। तो यहाँ पर क्या मीनिंग होगा फाइटिंग टूथ एंड नेल? व्हाट आई एम एबल टू सी इज कि भैया ये टूथ एंड नेल मतलब फ्रॉम योर मतलब है ना। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा हमें? फाइटिंग टूथ एंड नेल मतलब आपका सबसे यूजलेस बॉडी पार्ट जो लड़ाई में कभी काम नहीं आने वाला, उसको भी आप यूज कर रहे हो लड़ाई करने के लिए, यानी यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो फाइटिंग टूथ एंड नेल का सिंपल मीनिंग निकल के मेरे को यही समझ में आता है, टू फाइट कंप्लीटली। ठीक है, जब आप लड़ाई करते हो बिल्कुल पूरे तरीके से, मतलब आपने उन चीजों को भी लड़ाई में लगा रखा है जिनका लड़ाई में कोई यूज नहीं है, बहुत फियर्सली आप जो है बेटा लड़ रहे हो, उसको कहा जाता है बेटा टू फाइट टूथ एंड नेल। एंड ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ योर प्रीवियस पेपर्स फ्रॉम व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो हमें पता लगा है फ्रॉम व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स, वहां से बेटा ये एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। एक दूसरा दिया गया है बेटा गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, एक दिया गया था बच्चों आप लोगों को गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, यहां पर गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है टू स्पीक एफर्टलेसली। ठीक है, जब आप क्या कर सकते हो, जब आप एफर्टलेसली बोल सकते हो, यानी जब आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है बोल सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ सेंटेंस, हिज ओरेशन स्किल्स, ओरेशन का मतलब भी होता है पब्लिक स्पीकिंग करना, हिज ओरेशन स्किल्स आर अ गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी उसकी जो ओरेशन स्किल्स हैं वो गिफ्ट ऑफ द गैब है, यानी इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। ही कैन स्पीक वेरी एफर्टलेसली, उसको ज़्यादा बोलने के लिए मेहनत नहीं लगती, वो बहुत परसुएसिवली, बहुत ही फ्लुएंटली जो है किसी भी चीज़ को बोल सकता है। फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली के मतलब आपकी बात मानकर सामने वाला जो है वो आपकी बात को सुन लेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा जूलियस सीजर पर जाते हैं, तो जूलियस सीजर में आपका वो कैरेक्टर था एंटोनियो या एंटोनियो मार्क एंथनी, सॉरी एंटोनियो दूसरा था, मार्क एंथनी। तो मार्क एंथनी जो जूलियस सीजर का फ्रेंड था बेटा, ही हैड अ गिफ्ट ऑफ गैब, यानी उसकी ओरेशन स्किल्स वर वेरी नाइस, ही वाज एबल टू परसुएट द पीपल जिनसे वो बात कर रहा था। तो ये अभी एक ये गिफ्ट ऑफ द गैब बेटा थोड़ा सा डिफरेंट इडियम था जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर नहीं देखा गया, बट प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। तो एनीथिंग दैट इज न्यू टू यू, एनीथिंग दैट इज अनकॉमन टू यू, बीइंग योर टीचर इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली टू कूल वंस हील, ठीक है, टू कूल वंस हील, अब ये वाला हील है, एड़ी वाली हील है। तो आपको क्या लगता है कि इसका आप एक टेंटेटिव मीनिंग क्या निकाल सकते हो? ठीक है, तो बेसिकली जब आप देखो टू कूल वंस हील मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में अगर बताया जाए, एक इंसान जब चल रहा है, तो हम कैसे समझाऊं, हाँ, जब आप ये मानो कि एक इंसान चल रहा है, व्हेन द पर्सन इज वॉकिंग, तो वॉक करते करते एक बॉडी में एक सेंस ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। टू कूल वंस हील मतलब खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग एट वन प्लेस। ठीक है, यू कीप स्टैंडिंग एट वन प्लेस एंड थिंकिंग अच्छा ओके 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 ओके, तो गेटिंग टायर्ड, आपकी जो वो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस हुई थी इन योर एनर्जी, इट्स गेटिंग वेस्टेड। तो टू कूल वंस हील बेसिकली इज टू मेक समवन वेट। ठीक है, टू मेक समवन वेट, जब आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को इंतजार कराते हो, दैट इज टू कूल वंस हील। ठीक है, जानकर किसी को वेट कराना, डेलिबरेटली किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को अनॉय करने के लिए। ठीक है, टू अनॉय समवन, ये भी लिखना, किसी ना किसी व्यक्ति को अनॉय करने के लिए, किसी ना किसी व्यक्ति को जानकर परेशान करने के लिए, चढ़ाने के लिए। ठीक है, एक और प्रीवियस ईयर के अंदर आया था बेटा जिसका नाम था ग्रीन फिंगर्स। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है ग्रीन फिंगर्स? ये भी बेटा प्रीवियस ईयर में आने वाला एक फ्रेज था बेसिकली आपका, और काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुई थी कि मैम हरी फिंगर्स हैं, क्या है, लेडी फिंगर है क्या, क्या वो है, क्या कहते हैं उसे, भिंडी है क्या? नहीं, यहाँ पर ग्रीन फिंगर्स का बेटा जो रेफरेंस आता है, ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं हम? एनवायरमेंट के लिए यूज करते हैं।
ठीक है, एनवायरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ग्रीन फिंगर्स क्या हो गया बेटा? अ पर्सन हु ग्रोज लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, ग्रीन फिंगर्स एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज को उगाना पसंद करता है। जैसे मैं लिखती हूं, जैसे मैंने लिखा भैया, सुमोना वॉज born with ग्रीन फिंगर्स। अब कोई ये मत समझना कि उसकी वो हरी उंगलियों के साथ पैदा हुई थी। ग्रीन फिंगर्स का मतलब है कि शी हैड अ हैबिट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब ऐसा लगता है उसको देखकर कि भैया जब वो बड़ी होगी तो वो प्लांट्स जो है वो उगाएगी या प्लांट्स उगाती है, हमें ऐसा लगता है। तो हम इसके लिए बचपन के लाइन के लिए बोलते हैं भाई जब पैदा हुई होगी, शी वॉज बॉर्न विद ग्रीन फिंगर्स। ठीक है, अब यहां पर एक और इडियम है, टू हैव अ फिंगर in everyone's pie। ठीक है, बेसिकली हर एक के फटे में टांग अड़ाना, इन हिंदी इट इज कॉल्ड। ठीक है, टू बेसिकली हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होना। ठीक है, टू बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स, क्लियरली पता लग रहा है हमें? टू बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स और अफेयर्स, हर चीज के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, टू हैव अ फिंगर इन एवरीवन्स पाई, जैसे मैं कहती हूँ यार यहाँ पुट कर सकते हैं, दिस मैन हैज अ हैबिट ऑफ पुटिंग हिज फिंगर इन एवरीबडीज पाई, मतलब इसको बहुत आदत है सामने वाले के फटे में टांग अड़ाने की और हर चीज के अंदर इन्वॉल्व होने की। ठीक है, अ पर्सन वुड लाइक्स टू या इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स या अफेयर्स मीन्स टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सिक्स्थ वन, एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, एक और है एप्पल ऑफ वंस आई। अब बेटा एप्पल देखो महंगा है ना, एक्सपेंसिव है, यानी प्रीशियस भी हो सकता है। तो क्योंकि नेगेटिव वर्ड तो लिखा नहीं है तो या मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। टू बी प्रीशियस टू समवन, है ना, एप्पल ऑफ वंस आई, टू बी प्रीशियस टू समवन, किसी भी इंसान के लिए जब आपकी अहमियत है उसे आप कह सकते हो कि इट इज टू बी एप्पल्स ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा होना, है ना। ठीक है, टू बी वेरी प्रीशियस और डियर टू समवन। एक और है जो प्रीवियस ईयर में आया था, रेस अगेंस्ट टाइम। टू रेस अगेंस्ट द टाइम, तो भैया आप टाइम से रेस लगा रहे हो, यानी आप एक तरीके से टेक्निकली क्या देखा जाए, आप टाइम से रेस लगा रहे हो, यानी आप टाइम से तेज चल रहे हो। टू डू समथिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, टू रेस अगेंस्ट टाइम, टू डू समथिंग यानी एज आई सेड किसी भी चीज को बहुत ज्यादा फास्ट करना। फॉर एग्जाम्पल जब आपको पता है कि आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। जब आपको ये चीज पता है कि आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से I actually raced against the time to reach the platform on time। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने समय के बिल्कुल विरुद्ध होकर ही मैं भागा हूं क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म पर जल्दी पहुंचना था। ठीक है, टू रेस अगेंस्ट द टाइम का मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी फास्ट, किसी भी चीज को बहुत तेज करना। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और सीख लो, एट 11th आवर। ठीक है, एट 11th आवर, वैसे 11th को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इलेवेंथ आवर। तो 11th आवर का मतलब क्या होता है, देखो भाई 12 घंटे का दिन होता है एट 11th आवर, तो यानी यहां पर एक और आप यूज कर सकते हो एट द लास्ट मोमेंट, जहां पर आप किसी भी चीज को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर करते हो बच्चों, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द 11th आवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई रिमेंबर दैट आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, यानी मुझे बिल्कुल खत्म जब समय हो गया, जब टाइम पूरा बीत गया, तब मुझे याद आया कि भैया मुझे तो मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था। तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा किसका, टू रेस अगेंस्ट टाइम, एंड दूसरा मैंने आपको बताया एट 11th आवर। नाउ द 8th वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, इट इज टू हिट बिलो द बेल्ट।
अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है भैया, बेल्ट के नीचे मारो, बट दैट्स नॉट द केस हियर, राइट। टू हिट बिलो द बेल्ट का हम लिटरल मीनिंग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे इसका मेटाफोरिकल मीनिंग। एंड एज यू कैन सी इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है टू स्पीक समथिंग इन अ डेरोगेटरी और अनएथिकल वे, किसी भी चीज को बोलना जो कि बहुत डेरोगेटरी हो सकता है, सामने वाले के लिए गलत हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ व्हेनेवर शी टॉक्स शी ऑलवेज गोज बिलो द बेल्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी वो मुंह खोलती है, जब भी वो बात करती है, तो वो हमेशा बिलो द बेल्ट जाती है। बिलो द बेल्ट जाने का मतलब क्या हो गया कि आप जब भी कोई बात करते हो तो आप उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली करते हो, ठीक है। आप हमेशा सामने वाले को कोई ऐसा कमेंट मारते हो, कोई ऐसा टॉन्ट मारते हो जो एथिकली गलत है, जो आपको नहीं करना चाहिए था बट फिर भी आपने किया है, ठीक है। टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू स्पीक समथिंग इन अ वेरी डेरोगेटरी और अनएथिकल वे, किसी को भी कोई गलत पॉइंट बोलना जो आपको पता है कि मॉरली इनकरेक्ट है, लेकिन इमोरल है, लेकिन आपने फिर भी बोला क्योंकि आप सामने वाले को बुरा फील कराना चाहते हो। टू हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है। नाउ द 9th वन सेज टू बिल्ड कैसल इन द एयर, ठीक है। द 9th वन इज टू बिल्ड कैसल इन द एयर। भाई कैसल को हवा में बनाना, यानी आपने अपना एक महल बेटा हवा में खड़ा कर दिया। अब क्या बेटा कैसल हवा में बनाना, क्या ये चीज टेक्निकली पॉसिबल है, ठीक है, क्या इट इज टेक्निकली पॉसिबल? आपको ये चीज पता है बेटा कि दिस थिंग इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, नो इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। आपने हवा में कैसल खड़ा कर दिया, यानी आपने कोई बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक ड्रीम देख लिया है कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने ये सोचा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एन एलकेजी स्टूडेंट, वैसे तो होगा नहीं, एन एलकेजी स्टूडेंट वाज बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर एज ही वाज थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू नहीं रुक जाओ, एलकेजी का बच्चा इतना सोचेगा ही नहीं। लेट मी थिंक ऑफ अ गुड एग्जाम्पल। व्हेन द थीफ वाज टॉकिंग अबाउट the thief was building castles in the air when he was talking about being saved from the police and having a big bungalow just by robbing the other people. तो यहाँ पर ख्याली पुलाव बनाना, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं तो ख्याली पुलाव जो होता है ना बेटा, कि कुछ भी ऐसी चीज जो आपको पता है कि सच नहीं है और हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपने हवा में बहुत बड़े बड़े सपने बना लिए, दैट इज टू बिल्ड कैसल इन द एयर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर होगा। 10th one says red letter day, ठीक है, रेड लेटर डे। नाउ रेड लेटर, अब रेड लेटर नाम से ही पता लग रहा है कुछ अनकॉमन सी बात है, तो भाई रेड लेटर डे का मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। कोई भी बहुत जरूरी दिन को बेटा हम लोग रेड लेटर डे का नाम देते हैं, ठीक है। एज आई रिपीट, कोई भी इंपॉर्टेंट डे को बेटा रेड लेटर डे का नाम दिया जाता है, राइट। आई होप यहां तक आप बच्चों को क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय रेड लेटर डे, ठीक है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट दिन, जैसे मैं कहती हूं द ओथ सेरेमनी वॉज अ रेड लेटर डे, मतलब जिस दिन हमारी सेरेमनी हुई थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी हमारे किसी की भी प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, कोई भी मिनिस्टर की, वो एक रेड लेटर डे था, विच मीन्स इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। और वो इंपॉर्टेंट किसी भी टर्म्स में हो सकता है, नॉट जस्ट इन पॉलिटिकल टर्म्स, ठीक है। 11th एंड द लास्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कुछ भी करके ये काम करना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू डू समथिंग। जैसे हम हिंदी में कहते हैं साम दाम दंड भेद सब लगाना और कोशिश करना कि जो भी चीज आए यू हैव टू डू द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू डू समथिंग। जैसे मैं कहती हूँ शी ट्राइड बाय हुक, और आई एम टेलिंग यू टू ट्राई बाय हुक और बाय क्रुक टू हैव गुड मार्क्स इन योर exam, because that is what you need to do to score the best, ठीक है। तो बाय हुक और बाय क्रुक, आई नीड द न्यू डेस्क बाय हुक और बाय क्रुक, आई नीड द न्यू PS5 बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कुछ भी करो, कहीं से भी लाकर दो, धरती के नीचे से प्रकट करो, आसमान फाड़ के भेजो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वांट दैट थिंग, यानी टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू गेट समथिंग, ठीक है। नाउ दिस इज योर होमवर्क बच्चों, ठीक है, ये कुछ होमवर्क है आपका। टू स्मेल अ रैट, टू पुल वंस सॉक्स अप, टू लूज फेस, वंस इन अ ब्लू मून एंड ऑन क्लाउड 9। ये वो वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं बेटा जो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। इन सब का रिप्लाई जो है बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और बताओगे कि आप लोगों को ये कितना समझ में आया। क्योंकि आज के टॉपिक के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी CVT की तैयारी में इसी तरीके से लगे रहिए, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।